Today I will continue unification of Italy और इसमें क्या गैरिबाल्डी का कंट्रीब्यूशन था। उसके पहले हमने देखा गैरिबाल्डी के आने के पहले जो उत्तरी इटली का जो लोम्बार्डी का जो क्षेत्र था और जो मध्य इटली का जो क्षेत्र था वह एकीकृत हो चुका था और इसमें मैज़नी और काबूल और विक्टर इमैनुअल का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जब गैरिबाल्डी अस्तित्व में आता है, सामने आता है, जो ही वॉज द वेरी जो है डायनेमिक पर्सन और ही वॉज इम्प्रेस्ड टू थॉट ऑफ काबूल। वह काबूल के विचार से प्रभावित था और शुरू में ही वॉज एन कमांडर, वह कमांडर एज ए सेनापति भी था और इस कारण से उसको एक प्रशासनिक अनुभव था और उसने इटली के एकीकरण को पूर्ण करने की जो कोशिश की वह काबिल तारीफ है। तो गैरिबाल्डी के सामने आने तक हमने देखा कि उत्तरी इटली का जो वेनेशिया को छोड़ करके और रोम को छोड़ करके और दक्षिणी इटली का जो सिसिली और नेपल्स का जो इलाका था इसको छोड़ करके अब जो है पीडमॉन्ट के नेतृत्व में इटली का लगभग एकीकरण पूर्ण हो रहा था। और ऐसी परिस्थिति में हमने ये देखा कि जो है जब गैरिबाल्डी आता है तो उसने लाल कुर्ती, रेड शर्ट पार्टी की स्थापना करता है और इसके माध्यम से वह एक तरीके से सैनिक विचारधारा से ज़्यादा काम करता था। सैनिक कार्रवाई में उसका विश्वास था और जो नेपल्स और जो सिसिली का इलाका था जो फ्रांस के बुर्बो वंश के शासक के नियंत्रण में था, वहाँ पर भी एक प्रकार का आंदोलन शुरू हो जा रहा है और पीडमॉन्ट में शामिल होने के लिए वहाँ की जनता अब आंदोलन पर उतर आई है, जिसका गैरिबाल्डी पूरा समर्थन करता है। और ऐसे हालात में जो फ्रांस की जो बुर्बो जो सरकार है, जो फ्रांस की बुर्बो वंश की जो सरकार है, जहाँ का शासक फ्रांसिस द्वितीय है, उसके द्वारा कार्रवाई की जाती है, सैनिक कार्रवाई की जाती है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पीडमॉन्ट इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो नेपल्स है और जो सिसिली है उसके साथ सहयोग करने के लिए हमने देखते हैं कि काबूल अपनी सेना के साथ जो है कार्रवाई करता है और जो है कार्रवाई करने के बाद से 1860 में जो है सिसिली और नेपल्स पर अधिकार स्थापित कर लिया जाता है और इस प्रकार नेपल्स और सिसिली जो दक्षिणी इटली का जो इलाका जो फ्रांस के बुर्बो वंश के अधिकार में था, फ्रांसिस को देश छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ता है। तो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो फ्रांस के नियंत्रण में दक्षिणी इटली का जो सिसिली और नेपल्स का जो इलाका था वो 1860 में गैरिबाल्डी के द्वारा सैनिक कार्रवाई करके अधिकार कर लिया गया। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण चरण पूर्ण हुआ और इस प्रकार से 1861 में इतने इलाकों को मिला करके, यानी रोम और वेनेशिया को छोड़ करके सभी इलाकों को मिला करके एक संयुक्त इटली का गठन किया जा रहा है और विक्टर इमैनुअल जो पीडमॉन्ट का राजा था उसको जो है इटली का शासक जो है स्वीकार किया जाता है 1861 में। 1862 में क्रमशः काबूल की और गैरिबाल्डी की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार जो इटली अविभाजित था, अखंडित था, विखंडित था, लैक ऑफ यूनिटी थी, कोई फ्लैग नहीं था, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं थी, कोई नेशनल लिपि नहीं थी, इन सब चीज़ों का एक प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्णता प्राप्त होती है और इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा जो है यहाँ इटली की संसद के द्वारा यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि पहली बार
विक्टर इमैनुअल को इटली का प्राइम मिनिस्टर शासक घोषित किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि रोम और वेनेशिया का जो क्षेत्र था उस पर कैसे अधिकार गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। यहां तक क्लियर है बेटा? ओके। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि उत्तरी इटली का जो इलाका था जिस पर लोम्बार्डी और वेनेशिया जो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में वीना कांग्रेस के द्वारा दे दिया गया था, उस पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन ज्यूरिख की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के द्वारा पिडमांड में लोम्बार्डी को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई, लेकिन वेनेशिया पर अभी भी ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व रहा। निस और सेवा इटली के द्वारा फ्रांस को प्रदान किया गया। उसी वेनेशिया को प्राप्त करने के लिए गैरिबाल्डी के द्वारा प्रयास किया गया। वेनेशिया में भी एक तरीके से जर्मनी का इटली का समानांतर एकीकरण चल रहा था और जर्मनी के एकीकरण को लेकर के ऑस्ट्रिया और प्रशा में हम देखते हैं कि 1866 में 1866 में युद्ध शुरू होता है और इस युद्ध में हम ये देखते हैं कि जो है ऑस्ट्रिया, चूंकि ऑस्ट्रिया पता था इटली को कि सबसे बड़ा अवरोधक रहा था और किसी भी हालत में वह वेनेशिया पर अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसलिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जर्मनी के एकीकरण को लेकर के जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में गैरिबाल्डी ने प्रशा का साथ दिया और इस युद्ध में जब प्रशा की विजय प्राप्त होती है तो प्रशा के द्वारा इटली को ऑस्ट्रिया के नियंत्रण वाले वेनेशिया के क्षेत्र को प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार वेनेशिया भी अब 1866 में 1866 में इटली का एक अभिन्न अंग बन सका और यह संभव हो सका गैरिबाल्डी के सहयोग से, उसके योगदान के कारण, उसकी नीति के कारण। अब हम चर्चा करेंगे रोम पर कैसे अधिकार स्थापित कर। रोम एक प्राचीन वैभव था इटली का। पुनर्जागरण की जब शुरुआत हुई तो इटली से हुई। साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो, सभी क्षेत्रों में रोम, इटली बहुत बड़ा केंद्र था पुनर्जागरण का और महत्वपूर्ण जो है विशिष्टताएं रोम की सभ्यता रही है। उस रोम पर अधिकार स्थापित करना चाहता था इटली, जो अभी तक उसके नियंत्रण में पूर्ण रूप से नहीं आ पाया था। इटली के रोम पर नियंत्रण भी जर्मनी के एकीकरण से ही संबंधित है कि जर्मनी के एकीकरण को लेकर के इसी प्रश्न पर फ्रांस और प्रशा के बीच भी युद्ध हो रहा था, जो 1870 में 1870 में जो सेडेवा का युद्ध कहा जाता था, बैटल ऑफ सेडेवा, who fought between France and Prussia in 1870। और इस युद्ध में भी फ्रांस की पराजय हुई थी और प्रशा की विजय प्राप्त हुई थी और इस युद्ध में भी इटली ने प्रशा का सहयोग किया था। और इसके कारण हम ये देखते हैं कि फ्रांस की सेनाएं जब पराजित हो रही थी प्रशा के खिलाफ, तो रोम में तैनात सैनिकों को फ्रांस ने यहाँ पर वापस बुला लिया और इस अवसर का लाभ उठाते हुए गैरिबाल्डी ने रोम पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार रोम जो था इटली का वैभव का एक केंद्र था, इटली की राजधानी थी, उस पर भी 1870 में अधिकार स्थापित कर लिया गया। इस प्रकार अब इटली पूर्ण रूप से एक था, उसका एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीटेड जो है इन 1870। इसमें जो है आपका काबूर का, मैजिनी का, गैरिबाल्डी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि 20 सितंबर 1870 को रोम पर अधिकार स्थापित होने के बाद से जून 1871 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा
उसकी पार्लियामेंट्री द्वारा घोषित किया गया। इटली एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। उसका अपना झंडा था, उसका अपना फ्लैग था, उसकी अपनी लैंग्वेज थी, उसकी अपनी लिपि थी, जिसकी परिकल्पना मैजनी ने किया था जिस समय उसका आगमन हुआ था। कि यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वह इटली जो इसका प्राचीन वैभव इतना अच्छा है, आज हम अविभाजित हैं, टुकड़ों में विभक्त हैं, विदेशी ताकतें शासन कर रही हैं, हमारा कोई वैभव नहीं है, हमारे पास न तो राष्ट्रीय झंडा है, न तो हमारी कोई राष्ट्रीय लिपि है, न तो कोई राष्ट्रीय भाषा है, न तो कोई पहचान है। इसको पूर्ण किया गया। मैजनी के आह्वान से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। जन जन तक भावनाएं, जैसे वो कहता था कि राष्ट्रीयता का प्रसार जनता में शहीदों के रक्त से संचालित किया जाता है, होता है, उसको उसने पूर्ण करके दिखाया और युवाओं में वह उत्साह भरा। यंग इटली की स्थापना की और इटली का एकीकरण उसी का परिणाम था। उसके योगदान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर आता है काबूर। वह भी सेनापति रह चुका था और अपनी योग्यता के बल पर वह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली, इंग्लैंड की लोकतांत्रिक सिस्टम का समर्थक था। वह वैधानिक राजसत्ता का समर्थक था। पीडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को राजा बनने के बाद से 1858 में जब काबूर उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है, देन उसने उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी उसका ये कहना कि विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए जरूरी है कि हम पहले आत्मनिर्भर बने, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाएं, अपने व्यापार वाणिज्य कृषि को सुदृढ़ किए और शिक्षा को सुदृढ़ करें। इसी कारण उसने हमने देखा कि सबसे पहले अपनी आंतरिक सुधार किया, अपने आप को आंतरिक रूप से पूर्णतः इस्टेब्लिश करने के बाद उसने अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी बनाई कूटनीति के तहत, क्योंकि वह जानता था कि ऑस्ट्रिया को अलग थलग किए बिना, ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना इटली का एकीकरण पूर्ण नहीं किया जा सकता है। यही कारण था कि उसने इस नीति पर काम किया कि ऑस्ट्रिया को उसके मित्र राष्ट्रों से अलग थलग कर दिया जाए, ऑस्ट्रिया को पराजित किया जाए, और इस दिशा में उसने प्रयास करना शुरू किया। और यह सुनहरा अवसर उसे मिला क्रीमिया के युद्ध में। इसीलिए कहा जाता है कि इटली का एकीकरण क्रीमिया के युद्ध के कीचड़ से हुआ था। क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस और ऑस्ट्रिया एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए पीडमॉन्ट ने फ्रांस का पक्ष लिया और इसका फायदा ये हुआ कि जब पेरिस की संधि हुई तो जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें पीडमॉन्ट को भी, काबूर को भी आमंत्रित किया गया और इस सम्मेलन में काबूर ने इटली की एकीकरण की समस्या को उठाया, जिसके कारण अब इटली का एकीकरण स्थानीय या राष्ट्रीय समस्या न होकर के अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया। और फ्रांस ने इस क्रीमिया के युद्ध में पीडमॉन्ट के सहयोग के बदले उसे हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया और ये कहा कि दोनों के बीच एक समझौता हुआ 1858 ईस्वी में। हमें देखते हैं कि जिसको कहा जाता है फ्लॉम्बियर्स का समझौता। यह समझौता जो हुआ था, इस समझौते के तहत फ्रांस ने ये कहा कि हम ऑस्ट्रिया के खिलाफ जब भी पीडमॉन्ट युद्ध करेगा उसको हम 2 लाख सैनिक मदद करेंगे। बदले में इटली ने कहा कि हम फ्रांस को निस और सिवाय का क्षेत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक प्रबल प्रतिद्वंदी जो ऑस्ट्रिया का था, फ्रांस को, और जो शक्तिशाली राष्ट्र था इटली ने फ्लॉम्बियर्स के समझौते के तहत अपने पक्ष में मिला लिया। अब यह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था काबूर, यदि ऑस्ट्रिया के खिलाफ हम युद्ध करते हैं तो फ्रांस का हमें भरपूर समर्थन मिलेगा और हम ऑस्ट्रिया को पराजित करने में सफल होंगे।
साथ ही साथ इसके माध्यम से इटली का एकीकरण पूर्ण हो सकेगा। इस अवसर की वह तलाश में था और इस कारण से लोम्बार्डी और वेनेशिया जो बिना कांग्रेस के द्वारा ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में दे दिए गए थे, वहां पर काबूर के प्रोत्साहन से विद्रोह शुरू हो जाता है ऑस्ट्रिया के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए। और जब यह बात ऑस्ट्रिया को पता चलती है तो वह इसे काबूर को जिम्मेदार मानता है और इसके खिलाफ सैनिक अटैक कर देता है, युद्ध की घोषणा करता है, जबकि ऑस्ट्रिया प्रिपेयर्ड नहीं था, जबकि पीडमॉन्ट पहले से ही तैयार था, क्योंकि फ्रांस को मिला करके सैनिक सहयोग प्राप्त करके अपनी आंतरिक तैयारी करके सैनिक तैयारी कर करके वह युद्ध के दिशा में काम कर रहा था। और यह अवसर मिला जब ऑस्ट्रिया ने अटैक किया। समझौते के प्लॉम्बियर्स के समझौते के अंतर्गत फ्रांस ने पीडमॉन्ट को सैनिक सहयोग प्रदान किया और इस युद्ध में इटली को सफलता प्राप्त हो रही थी, लेकिन ऑस्ट्रिया ने चाल चलते हुए उसके साथ समझौता करते हुए पीडमॉन्ट का सहयोग न करने का आश्वासन दिया और यह कह करके कि यदि इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया तो यह फ्रांस के लिए भी नुकसानदायी होगा और फ्रांस को निस और सेवाय का क्षेत्र इस युद्ध में शामिल न होने पर भी अवश्य मिलेगा। परिणाम स्वरूप इटली और ऑस्ट्रिया के बीच 1858 में हमें देखते हैं कि ज्यूरिख की संधि होती है। ज्यूरिख की संधि जो होती है, इस संधि के द्वारा पीडमॉन्ट को लोम्बार्डी का क्षेत्र जो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था देने का फैसला किया गया। वेनेशिया का जो क्षेत्र था वह ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में ही दे दिया गया, लेकिन जो निस और सेवाय जो प्लॉम्बियर्स के समझौते के तहत जो फ्रांस को इटली के द्वारा दिए जाने थे, उस पर भी अधिकार उसको भी फ्रांस को देने का निश्चय किया गया। इस प्रकार से इस संधि के द्वारा भले ही यह पीडमॉन्ट को लोम्बार्डी और वेनेशिया पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन लोम्बार्डी का क्षेत्र जरूर प्राप्त हुआ और यह इटली के एकीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण स्टेप था। और अब जो है मध्य इटली का इलाका, दक्षिणी इटली का इलाका और वेनेशिया का जो क्षेत्र था वह ऑस्ट्रिया को प्राप्त, वह जो है पीडमॉन्ट में अभी शामिल होना अवशेष था। इसके बाद काबूर ने मध्य इटली के क्षेत्रों पर भी जो है स्वतंत्र होने के लिए जो निरंतर प्रयास कर रहे थे, जो पीडमॉन्ट में शामिल होना चाह रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उनको भी काबूल से प्रोत्साहन मिला और उन्होंने भी पीडमॉन्ट में शामिल होने का निर्णय लिया था। इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया और हमने देखा कि मोडेना हो, टस्कनी हो या पार्मा जैसे मध्य इटली के जो क्षेत्र थे, उन्होंने पीडमॉन्ट में जनमत संग्रह के द्वारा 1860 में शामिल होने का निर्णय किया। इस प्रकार से अब केवल दक्षिणी इटली यानी सिसिली और नेपल्स जो फ्रांस के नियंत्रण में थे और आपका जो वेनेशिया और रोम ये शेष बचे थे, इसको पूर्ण किया गैरिबाल्डी ने। हमने ये देखा कि गैरिबाल्डी ने सत्ता प्राप्त जो है इस क्षेत्र में जब आता है तो विक्टर इमैनुअल के साथ काम करते हुए सबसे पहले उसने जो फ्रांस के नियंत्रण वाला जो इलाका था दक्षिणी इटली का, नेपल्स और सिसिली, वहाँ पर भी विद्रोह होता है और उस विद्रोह को फ्रांस के द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन गैरिबाल्डी सैनिक अटैक करके उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इस तरह से 1860 में वहाँ का जो नेपल्स और जो सिसिली था उस पर पीडमॉन्ट का अधिकार स्थापित हो जाता है। फ्रांसिस जो था पूर्व वंश का शासक, फ्रांसिस द्वितीय, उसको छोड़ करके उसको
हटना पड़ता है। इसके बाद था कि आपका जो वेनेशिया का जो क्षेत्र है उस पर कैसे नियंत्रण स्थापित करता है। इसके लिए हमने देखा कि जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न को लेकर के प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमांट ने प्रशा का सहयोग किया। इस युद्ध में प्रशा की विजय हुई और प्रशा ने बिना किसी संकोच के जो वेनेशिया का इलाका था वह इटली को प्रदान कर दिया। इस प्रकार वेनेशिया भी अब पिडमांट के नियंत्रण में आ गया था, वह भी इटली का एक हिस्सा बन चुका था। इसके बाद फ्रांस और प्रशा का युद्ध जो है वह 1870 में सेडवा का युद्ध जिसको कहते हैं वो लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांस की सेनाएं पराजित हो रही थी तो उसने रोम से अपनी सेनाएं मंगाई। इसका लाभ उठाते हुए गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करके 1870 में 20 सितंबर 1870 में रोम पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद 1871 में हमें देखते हैं इसके बाद 1871 में हम देखते हैं कि 2 जून 1871 को जो है आपका विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया और वह इस बात को कहता है कि मैंने अब इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इस प्रकार से मैजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी के तथा विक्टर इमैनुअल के सहयोग से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ।